अच्छा जी, कल ज्योमेट्रिक नहीं समझ आ गया ना सबको? हम्म। हम्म। उसका ये था कि अगर हर साल हम हम 10%, 6% और 14% की बजाय कौन सा रेट लगाएं? 10.06%। तो सेम डिक्रीज आएगा कार की वैल्यू में जो उनसे आ रहा है। ये रेट निकाला। तो ये वैसे हाँ ठीक है, तो 89.94 क्या है? ये रिमेनिंग वैल्यू है। 27, वो कैसे? ये एनुअल है ना, ये क्या है? ये एनुअल है। और ये क्या है? आफ्टर 3 इयर्स। मतलब एनुअल आपकी कीमत कितनी कम हो जाएगी? 10.06%। बाकी कितनी आ जाएगी? 89.94%। ये एनुअल है। और ये 72 75 क्या है? 3 साल के बाद। ये इसका उससे क्या कंपैरिजन है? हाँ, और यही आंसर हमारा इसके साथ भी आया था, जब हम 10, 6 और 14% ले रहे थे, तो वो से मैच हो रहा है। हम्म। वही आ रहा है। क्यों नहीं आता? देखो जरा, 3 सालों में टोटल, अगर आप बात करें टोटल डिक्रीज की, तो 3 सालों में आपकी कीमत 100 से गिर के कहां पे पहुंची है? और यहां पे भी जरा देखें, 3 सालों में आपकी कीमत 100 से गिर के कहां पे पहुंची है? अगर 3 सालों का कंपेयर करें तो फिर 3 सालों का करें ना। यहाँ पे भी 3 सालों बाद वही आंसर आ रहा है जो ऊपर आ रहा था। ऊपर आंसर आ रहा था 10, 6 और 14 से, और नीचे आंसर आ रहा है 10, 10 और 10 से। यहाँ पे जो आपने रेट लगाया है, ये वो है जो आपने आंसर निकाला है। यहाँ पे जो रेट यूज किया कौन से वाला है? जो हमने आंसर निकाला है। तो 100 से कहाँ पे आंसर आया? 72 पे। और यहाँ पे जो हमने रेट लगाया ये वो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 10, 6 और 14। हम कह रहे हैं कि हर साल 10, पहले साल 10, अगले साल 6 और अगले साल 14% डिक्लाइन की बजाय हम हर साल क्या करें? सेम रेट यूज करें। तो हम उधर ही खड़े होंगे जहां पे पहले खड़े थे। यही तो एवरेज है। ठीक है, यही तो एवरेज है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक और तरीके से देखते हैं। अगर एक बच्चे ने पहले टेस्ट में 100 में से 60 नंबर लिए और दूसरे टेस्ट में 100 में से 40 नंबर लिए, तो हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? 50। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 100 में से पहले टेस्ट में 50 लेता, दूसरे में भी 50 लेता, तो सेम परफॉर्मेंस होती है इसकी। यही तो एवरेज का कंसेप्ट है, कि पहले में 60 ना लेता, दूसरे में 40 ना लेता, दोनों में क्या लेता? 50 50, तो सेम सिचुएशन पे खड़ा होता। तो वही हम बात कर रहे हैं कि अगर पहले साल 10%, अगले साल 6% और अगले साल 14% डिक्रीज की बजाय तीनों सालों में 10.06% का डिक्रीज होता, तो तीसरे साल के एंड पे हम सेम जगह पे खड़े होते। बात में लगी? लेकिन यहाँ पे आंसर आया 10.06। जब यही 3% ऊपर इस्तेमाल की थी, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा था? 9.95। हालांकि परसेंटेज सेम थी। कौन कौन सी? 10%, 6% और 14%। याद है?
डाटा सेम था, लेकिन जवाब में फर्क है। यहाँ पे 9.95 और वहां पे क्या है 10.06। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, वहां पे डिक्रीज हो रहा है। मतलब ज्योमेट्रिक मीन इस चीज को भी समझता है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। अरिथमेटिक मीन इस बात को नहीं समझता। अरिथमेटिक मीन कहता है भाई दोनों सूरतों में हमारा आंसर आएगा 10%। उसने क्या करना है, तीनों को जमा करना, 3 पे डिवाइड करना। अरिथमेटिक मीन तो इस चीज को जेहन में रख ही नहीं ना सकता कि इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन इस बात को याद रखता है। समझ रही है? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन वैल्यू ले रहा है 110, 106 और 114 जब इजाफा हो रहा है, ऐसी है। और जब कमी हो रही है तो फिर वो क्या ले रहा है? फिर वो ले रहा है 90, 94 और 86। फिर वो ये वाला डाटा ले रहा है। समझ रही है? तो 90 का मतलब ये नहीं है कि कमी 90% हो रही है। 90 का मतलब क्या है कि कमी होने के बाद ये वैल्यू है। तो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? हाँ जी। एनुअल के टोटल पहले ये बताएं। एनुअल एनुअल कमी कितनी हुई है? 10.06। और टोटल कमी निकालनी हो तो 100 में से 72 माइनस कर। ठीक है ना? तो पहले तो आपने ये डिसाइड करना कि आपको एनुअल कमी चाहिए कि टोटल कमी चाहिए। हाँ, तो ये 1 साल की कमी लेगी ना आप? हाँ, तो ये आंसर आएगा। नहीं, क्या मतलब नहीं? अच्छा, समझाए समझाए, वो मैं नहीं, बाकी सबको समझ नहीं आ रहा। हाँ, हम्म, ठीक है। तो पहले साल के एंड पे कमी आई है 1 साल की। ठीक है, 1 साल के एंड पे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। कौन सी वैल्यू? देखो मेरी बात सुनो, अगर आप 100 को 10.06 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो 89 कैसे आंसर आएगा? मुझे ये समझाए ना, तो कैसे आए? आप जब 100 को मल्टीप्लाई करो 10% से, ये है कमी, तो आंसर भी कमी आएगा ना। आंसर क्या आना चाहिए? 10.06 आना चाहिए ना। आप चाहती है मैं 100 को 10% से मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर 89% आ रहा है, ये कैसे आ सकता है? मुझे समझाए, मुझे भी समझाए ना वो, बाकी चलो चलो खैर है, बाकी तो पढ़ने हैं। मुझे पहले समझाए कि मैं 100 को 10% से मल्टीप्लाई करूं तो 10 ही आंसर आएगा ना, 89 कैसे आएगा? 3 ईयर से कौन सा आंसर नहीं आ रहा? आप कह रही है कि हर साल मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं 10.06 को, ये कह रही है? हाँ, नहीं ना, यही तो आप गलत गलत कर रही है सवाल में। यही तो आप गलत कर रही हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये इसको जरा गौर से समझें। पहले साल गाड़ी की कीमत 10 लाख थी, उस पर 10% कम, यही तो आंसर क्या आया? अगले साल 6% इसका नहीं लेना, 9 लाख का लेना है। आप मुझे कह रही हैं कि मैं हर साल 100 की ही परसेंटेज में कमी करूं। भाई पहले साल कहने में 100 नहीं बचा होगा। नहीं समझ आ रही? यही तो गल मैं कल समझा दिया। अच्छा जी, चलो जी बच्चों, अगर आई कैप आपको सवाल दे दे अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को मिक्स करके, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को मिक्स कर दे, फॉर एग्जांपल कहता है जी ए कंप्यूटर कैलकुलेटेड अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू वैल्यूज एज 5 and 3।
फाइंड द टू वैल्यूज। सवाल कर सकते हैं? पहले उसका सवाल समझे क्या कह रहा है। ये 5 क्या और 3 क्या है? दो वैल्यूज हैं। A computer calculated arithmetic mean and geometric mean of two values as 5 and 3। क्या ये 5 और 3 टू वैल्यूज हैं? ये क्या है जी? मीन है। 5 किसका मीन है और 3? वो कहता है वो दो वैल्यूज फाइंड करें जिनका अरिथमेटिक मीन 5 आया था और जिनका ज्योमेट्रिक मीन 3 आया था, वो दो वैल्यूज फाइंड करनी। सवाल समझ आ रहा है सबको? ट्राई करें जरा, शाबाश। आ गया। एक ही आ गया। नहीं आती
चार वैल्यू आई जबकि वो मुंह से कह रहा है कि दो वैल्यू है। मतलब ये तो अल्लाह की कसम चुप नहीं बाकी है। अल्लाह की कसम टू वैल्यू तो तुम चार करके बैठे हो। हो गया जी। अब बच्चों देखो जरा, कर लिया कि नहीं करना है? चलो कर लो, करो जो कर रहे हैं वो करते रहे। हाँ भाई, हो गया। अब जरा सुनो, फर्ज करो बच्चों दो वैल्यूज हैं, आप अज्यूम कर ले ए और बी। तो बच्चों अरिथमेटिक मीन के फार्मूले के मुताबिक दोनों वैल्यू को जमा करना था, दो पे डिवाइड करना था, तभी तो 5 आंसर आया होगा। तो बच्चों वहां से निकल सकता है a + b = 10, नहीं निकला? अच्छा, अब ज्योमेट्रिक मीन के मुताबिक दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया गया होगा, स्क्वायर रूट लिया गया होगा तो 3 आया होगा। तो a × b का स्क्वायर रूट = 3। तो अगर स्क्वायर रूट खत्म करें तो a b = 9। यहाँ तक की बात लगी। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक है a + b = 10 और दूसरा है a × b = 9। ऐसी है। तो आपने बच्चों बचपन में पढ़ा हुआ है एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एक तो ये कि ऊपर नीचे इक्वेशन को रखे काट दें, यहाँ पे वो कट नहीं सकती। क्यों? एक में वेरिएबल जमा हो रहे हैं, दूसरे में वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर दूसरे में भी जमा या माइनस हो रहे होते तो ऊपर नीचे रख के एक वेरिएबल को उड़ा रहे थे, वो ऑप्शन आपके पास है नहीं। फिर दूसरा तरीका आपने पढ़ा हुआ कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। एक इक्वेशन में से ए की वैल्यू निकालनी या बी की वैल्यू निकालनी। ए किसके बराबर है? a = 10 - b। या अगर यहां से b निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 10 - a। उसकी वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में पुट करते हैं। किसकी जगह? a की जगह। a × b = 9 लिखा हुआ है, तो a की जगह क्या आ जाएगा? 10 - b × b = 9। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10b - b² = 9। रीअरेंज करें तो b² - 10b + 9 = 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी है। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो b की दो वैल्यू निकल आएंगी, एक 9 और एक 1। कितने निकल आएंगी? 9 और 1। समझ लगी? अच्छा, अगर आप b की वैल्यू 9 पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और अगर b की वैल्यू 1 पुट करेंगे
तो एक वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो वैल्यू दो ही है, कौन कौन सी 1 एंड 9, समझ आई। अच्छा, अब आप अगर चेक करना चाहते हैं आपका आंसर ठीक है तो इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लेके देखें क्या आएगा 5, और इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेके देखें, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा 3 और अरिथमेटिक मीन क्या आएगा 9। तो ऐसे ही है। हाँ भाई, अब बच्चों जरा सुने, हार्मोनिक मीन, अगला मीन कौन सा है? हार्मोनिक मीन, उसकी डेफिनेशन क्लियर कर ले। इफ वी टेक रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, if we take reciprocal of values, then reciprocal of the arithmetic mean of those reciprocal values is called harmonic mean. The reciprocal of arithmetic mean of those reciprocal values is called harmonic mean. ठीक है समझे। अब बच्चों वैल्यूज को हम शो करते हैं एक्स के साथ, इसके साथ, तो रेसिप्रोकल से क्या मुराद होगा 1 और एक्स। वो कहता है वैल्यूज को 1 और एक्स कर ले, ओके, फिर उसका अरिथमेटिक मीन ले। अरिथमेटिक मीन क्या निकलेगा सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ऐसे ही है। तो फिर कहते हैं उसका रेसिप्रोकल ले ले, क्या मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज ऊपर चली जाएंगी और सम नीचे आ जाएंगे। तो रही बात, इसको क्लियर करते हैं एग्जांपल से। फर्स्ट करके आपके पास 4 वैल्यूज हैं 2 4 6 8, कितनी वैल्यूज है कौन कौन सी 2 4 6 8, इनका ले रेसिप्रोकल। तो क्या आंसर आएगा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8। ठीक हो गया। अब इन सबको जमा कर लें, क्या आंसर आएगा 25 और 24। सोचो 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 सोचो, सबका आंसर आया या 1.0416, एक ही बात, ठीक हो गया। अच्छा, अब करना क्या है बच्चों, आपने आपने हार्मोनिक मीन निकालना है। तो ऊपर आएंगे नंबर्स, नंबर कितने हैं हाँ, और नीचे आएगा सम, सम क्या है यानी क्या आंसर आता है 3.84। हार्मोनिक मीन सबको समझ आ गया नहीं। अच्छा,
अब बच्चों यही चार वैल्यूज आपके पास हैं, सोच समझ के जवाब देना। इन चार वैल्यूज का अरिथमेटिक मीन निकालें। क्या आएगा जी? इन चार वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन निकालें। फोर पॉइंट 426। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। और हार्मोनिक मीन 3.84। क्या बच्चों डाटा सेम है या नहीं है? लेकिन तीनों मीन सेम नहीं है। तीनों मीन सेम है। सबसे बड़ा कौन सा है? आवाज नहीं आई। सबसे छोटा कौन सा है? ज्योमेट्रिक मीन। लफ्ज निकला मुझे ज्योमेट्रिक। सबसे छोटा कौन सा है? और ज्योमेट्रिक मीन वो इन दोनों के सेंटर में। क्या ये बात में लगी? क्या एग्जैक्ट सेंटर में? एग्जैक्ट सेंटर में नहीं है। समझ आ रही बात की? अब बोलो तो सही। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर डाटा की वैल्यू सारी की सारी वही है जो पहले थी, तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों बराबर नहीं हो। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? फिर और फिर ये बात हमेशा याद रहेगी। अच्छा, अगला पॉइंट, हार्मोनी मीन सबको समझ आ गया? अगर बच्चों सारी वैल्यू सेम हो, 5 5 5 5, तो अरिथमेटिक मीन भी 5 होगा, ज्योमेट्रिक मीन भी 5 होगा, और हार्मोनिक मीन भी। तो अगर आई कैप आपसे पूछ ले कि बताओ किस सिचुएशन में तीनों मीन बराबर होते हैं, तो डाटा की वैल्यू जब कांस्टेंट होंगी तो तीनों मीन क्या होंगे, और कब ये बराबर नहीं होते? हाँ जी, तो समझ लग गया जी? अच्छा, अब जो डाटा दो तरह का होता है, तो फार्मूले भी दो तरह के होने चाहिए। डाटा कौन कौन सा है? ग्रुप और अनग्रुप। तो फार्मूले भी ग्रुप और अनग्रुप के हिसाब से होंगे। समझ आ गई बात है? अच्छा जी, अब बच्चों अनग्रुप का फार्मूला तुमने पढ़ लिया है, एन ओवर सुमेशन 1 ओवर एक्स। ग्रुप में क्या होगा? सुमेशन एफ ओवर एक्स। नोट कर लिया सबने? अब ये डाटा आपको याद आना चाहिए। कुछ कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आया? हाँ जी, इस डाटा में वैल्यूज कितनी है? 5। 5 आइए कल। अच्छा जी, तो बच्चों मिड पॉइंट निकाल लेंगे। अब हमने हार्मोनिक मीन निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे? 1 ओवर एक्स निकालेंगे। 1 ओवर एक्स निकालने तो क्या आंसर आएगा? अब क्या करें? इसको एफ से मल्टीप्लाई कर, तो फिर आंसर क्या आएगा? 1.11। तो बच्चों क्या सीधे सीधा एफ ओवर एक्स कर सकते हैं, या पहले 1 ओवर एक्स करें फिर एफ से मल्टीप्लाई करें? नहीं समझ रहे? ठीक है ना, 1 ओवर एक्स फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या कर सकते हैं? एफ ओवर एक्स फाइंड कर सकते हैं। करें जरा, शाबाश, जल्दी जल्दी करें।
हाँ जी, हाँ भाई, अब बोलो तो सही। समेशन एफ ऑफ एक्स करेंगे बच्चों, क्या आंसर आएगा? 2.18 और समेशन एफ 30। तो समेशन एफ की जगह क्या लिखेंगे, और समेशन एफ ओवर एक्स की जगह? हाँ जी, हार्मोनिक मीन निकालना है। 13.7। तो क्या आंसर आ गया बच्चों? ये आपके पास ग्रुप डाटा है, ऐसी है, इसका अरिथमेटिक मीन निकाला जा सकता है, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाला जा सकता है। निकाले जरा साहब। हाँ, हो गया जी?
क्या है ज्योमेट्रिक मीन? अभी 18.95 और अरिथमेटिक मीन 23.5। सबको समझ आ गया जी? चेक कर लो, चेक करो, चेक करो, शाबाश। ये ज्योमेट्रिक मीन आप बेसिक डेफिनेशन वाले फार्मूले से भी आंसर निकाल सकते थे और लॉग वाले फार्मूले से। सबको बात समझ आ गई है? अच्छा, तो क्या बच्चों ग्रुप डाटा में भी वही सूरत हाल है जो पहले अन ग्रुप में देखी थी? अरिथमेटिक मीन सबसे बड़ा है, फिर ज्योमेट्रिक मीन आता है, और सबसे छोटा कौन सा है? हार्मोनिक मीन। तो सबका आंसर निकल आया है? किसी का रहा तो नहीं क्या? अच्छा जी बच्चों, उसके बाद प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज लिखे, शाबाश। हार्मोनिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड harmonic mean cannot be calculated when any value in the data is 0. Harmonic mean cannot be calculated when any value in data is 0. तो यदि बात बच्चों, अगर इस डाटा में 0468 लिखा हो तो हार्मोनिक मीन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि 1/0 क्या रहेगा? तो डाटा को आप जमा ही नहीं कर सकते। समझ लगी? लेकिन क्या अरिथमेटिक मीन पॉसिबल है? तो हार्मोनिक मीन जहां पे फेल हो जाता है, अरिथमेटिक मीन का आंसर वहां पे भी आ जाता है, और ज्योमेट्रिक मीन जहां पे फेल हो जाता है, अरिथमेटिक मीन का आंसर वहां पे भी आ जाता है। तो बात सुनिए, अगला पॉइंट, हार्मोनिक मीन ऑफ ए कांस्टेंट इज, अगर डाटा में सारी वैल्यू सेम है, हार्मोनिक मीन भी वही होगा। नहीं समझ आया? तीसरा पॉइंट, हार्मोनिक मीन इज, हार्मोनिक मीन इज बेस्ट एवरेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड। if distance remains same. नहीं समझ? Harmonic mean is best average for calculation of average speed if distance remains same. अब इसको समझते हैं बच्चों। A person travels from Lahore to Karachi at a speed of 60 km per hour.
लाहौर से वो कराची गया, स्पीड क्या थी, एंड कम्स बैक फ्रॉम कराची टू लाहौर एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कराची से लाहौर वो कितनी स्पीड पे आया, 40 की स्पीड पे। फाइंड हिज ओवरऑल जर्नी एवरेज स्पीड। जो दो अरिथमेटिक मीन बड़ी जोर दी आया है तो 50 ही निकलना। फाइंड हिज ओवरऑल जर्नी एवरेज स्पीड। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब जाते वक्त क्या स्पीड थी और आते वक्त क्या थी, तो अरिथमेटिक मीन क्या जवाब देगा, 50 ही जवाब देगा। लेकिन ये जवाब गलत है, ये जवाब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत। फिजिक्स कहती है जवाब ठीक नहीं है। फिजिक्स आपने पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई है ना, तो जवाब दो। ये सवाल फिजिक्स के किताब से होना है, फिजिक्स में आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब ये फिजिक्स में कौन सा फार्मूला पढ़ा है एवरेज स्पीड निकालने का, हाँ जी। फिजिक्स में आपने 3 फार्मूले पढ़े हुए हैं एवरेज स्पीड निकालने के, आंधा एक भी नहीं। बताओ जी कौन कौन से फार्मूले पढ़े। और फिजिक्स पढ़े हुए को 15 साल नहीं हो गए, अभी 3-4 महीने तक पहले तक आप फिजिक्स ही पढ़ रहे थे। हाँ जी, एवरेज स्पीड का फार्मूला नहीं याद आ रहा। वो जो फिजिक्स में आपने पहला जो फार्मूला पढ़ा था ना, वो ये पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो अरिथमेटिक मीन वाला फार्मूला है, इससे क्या आंसर आएगा 50। लेकिन ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, क्यों, सोचो जरा, फिजिक्स में पढ़ा हुआ आपने। ये वी एफ क्या था और वी आई। अब यहाँ पे जरा गौर करो, वी एफ और वी आई दो वेलोसिटी आपने मैयर करनी है, लेकिन एक ही जर्नी में मैयर करनी, जबकि सवाल में 2 जर्नीज हैं, कराची से लाहौर जाते वक्त और लाहौर से कराची जाते वक्त। तो यहाँ पे आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते, वो तो एक ही ट्रैवल के दौरान 2 वैल्यूज हैं। बात में लगी है, तो ये फार्मूला इस सवाल में नहीं लग सकता। हजम शोध। अच्छा, दूसरा जो आपने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा था ना बच्चों, वो ये था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये भी आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, आपके पास डिस्टेंस ही नहीं है ना टाइम है। समझ आ गई। अब तीसरा फार्मूला आपने पढ़ा था फिजिक्स में, वो कौन सा था, नहीं याद आ रहा, हालांकि पढ़ा हुआ आपने। ये फार्मूला कुछ याद आ रहा है, लड़ो लड़ो एक दूसरा सिर पाड़ दे। 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2, नहीं ना पढ़ा है? पड़ा हुआ है। ये डॉक्टर बनने चले से, जो पढ़े वही याद नहीं आ रहा।
वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ है। और फिजिक्स ने ये जो फार्मूला इस्तेमाल किया है ना, वो फिजिक्स ने नहीं बनाया, वो फार्मूला आपको स्टैट ने बना के दिया है। ये बात याद रखनी है। जो फार्मूला आपने फिजिक्स में पढ़ा है वो कौन सा है? 2v1v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ये फार्मूला फिजिक्स ने नहीं बनाया, ये फार्मूला स्टैट ने बनाया। कैसे? हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट फिजिक्स में नहीं है, स्टैट में है। अब देखो इस सवाल में दो वेलोसिटीज है आपके पास, दो स्पीड है ना, तो नंबर ऑफ बैलेंस कितनी है? 2। ऊपर आएगा 2, नीचे रेसिप्रोकल लेना है। तो जाते वक्त की स्पीड अगर v1 है और आते वक्त की v2, तो नीचे क्या आएगा बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय v2। अच्छा, अब इन दोनों का एलसीएम लें, तो v1 v2 एलसीएम आ जाएगा। फिर ऊपर क्या आ जाएगा? v2 प्लस v1। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर चला जाएगा। याद है कुछ कुछ? तो 2v1v2 डिवाइडेड बाय v2 प्लस v1 या v1 प्लस v2, इसमें वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। और समझ आई है कि नहीं समझ आई? अच्छा, अब बच्चों अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि सर जी ये वाला फार्मूला क्यों नहीं लगा सकते हम? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अच्छा, अब जरा 1 मिनट के लिए सोचो। फर्ज करें, फर्ज करें लाहौर से कराची जाते वक्त आपकी स्पीड कितनी थी? 60। पहले अज्यूम कर लें कि लाहौर से कराची का टोटल डिस्टेंस था 1000 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 1000 किलोमीटर। जाते वक्त आपकी स्पीड थी 60, तो कितने घंटों में पहुंचेंगे? जाते वक्त आपकी स्पीड क्या थी? टाइम कितना लगेगा जी? 16.67। ये बात सबको समझ लगी? अच्छा, तो क्या आते वक्त लाहौर कराची के नजदीक हो जाएगा? डिस्टेंस कितना रहेगा? सेम ही रहेगा ना, 1000 किलोमीटर। आते वक्त स्पीड थी 40, तो कितने घंटों में पहुंचोगे? 25 घंटों में पहुंचो। तो बच्चों आपके पास टोटल डिस्टेंस भी आ गया और टोटल टाइम भी आ गया। आ गया? तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का फार्मूला लगाएं, आंसर निकालें। हाँ जी, 48। समझ रही है? तो आंसर बच्चों इस फार्मूले से भी 48 ही आएगा। सोच लो सोच लो सोच लो। तो फिजिक्स से दोनों फार्मूले आंसर सेम दे रहे हैं। तो ठीक है, और यही आंसर हार्मोनिक मीन से भी आ रहा है। हार्मोनिक मीन से क्या आंसर आएगा बच्चों? 48। कैसे? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर सुमेशन 1 ओवर x। तो 2 ओवर 1 ओवर 60 प्लस 1 ओवर 40। आंसर निकालो, आंसर क्या आता है? 48 ही आएगा।
समझ आ गई जी? यहाँ तक कोई इशू है तो बताएं। अच्छा जी, अगला सवाल है बच्चों। ए पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर इन 1 आवर इन मॉर्निंग। सुबह के वक्त वो 1 घंटे में कितना फासला तय करता है? 5 किलोमीटर। एंड 3 किलोमीटर इन 1 आवर इन इवनिंग। और शाम को फाइंड हिज एवरेज वॉक पर आवर इन डेली रूटीन। हाँ जी, 3 पॉइंट कैसे? हाँ भाई, शाबाश 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 शाबाश। हो गया सबसे। क्या आंसर आया जी बच्चों? ये आंसर आता है इसका 4। अब आप खुद सोचे आपने क्या गलती की है। टाइम ही लिया। हाँ जी, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? 8। और टोटल टाइम कितना है? तो आंसर क्या आएगा? ये वाला आंसर अरिथमेटिक मीन से मैच कर रहा है। और ये आंसर फिजिक्स से भी आ रहा है, क्योंकि फिजिक्स में एवरेज स्पीड का फार्मूला यही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन ये वाला आंसर मैच कर अरिथमेटिक मीन से, हार्मोनिक मीन से मैच नहीं कर। तो कब अरिथमेटिक मीन लगेगा, कब हार्मोनिक मीन लगेगा? ये बात ऊपर मैंने आपको पढ़ाई हुई है। यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई थी जो आपने इग्नोर कर दी। हार्मोनिक इज बेस्ट एवरेज फॉर कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड इफ डिस्टेंस रिमेन्स सेम। अब यहाँ पे बच्चों दूसरी एग्जांपल में डिस्टेंस सेम नहीं है, टाइम सेम है। ये बात में लगी। यहाँ पे क्या था भला? इस सवाल में डिस्टेंस सेम था, टाइम सेम नहीं था। तो समझ आ गई बात? अच्छा, अब इसका एक सिंपल रूल याद रखना। जरूरी नहीं है कि ये हार्मोनिक में सिर्फ स्पीड के फार्मूले में लगे, ये कहीं और भी लग सकता है। इसका सिंपल रूल याद रखना क्या है? व्हेन रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज x डिवाइडेड बाय y। रेट को किससे हम एक्सप्रेस करेंगे? x ओवर y से। रेट हमेशा इस तरह से मैयर होता है ना। वेलोसिटी क्या है? रेट है। एक्सेलरेशन क्या है?
रेट है, तो इनके यूनिट पढ़ के देख लो जरा, इनके यूनिट में डिवाइड आता है कि नहीं आता? वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, मतलब सेकंड नीचे आ रहा है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे भी पर आ रहा है, और रेट होता ही वो है जिसमें डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा हो। तो बात समझ आ रही है? तो when rates are expressed as x over y and x is constant, क्या चीज कांस्टेंट है? x क्या चीज है? then use harmonic mean, but if y is constant, क्या कांस्टेंट होगा तो क्या लगाएंगे? अब x क्या चीज है? x क्या चीज है? न्यूमरेटर है। अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो हार्मोनिक मीन, और अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो अरिथमेटिक। लॉजिक समझ आ रही है? जैसे बच्चों, एक ही क्लास में अली और अहमद हैं, दोनों ने टेस्ट दिया, टेस्ट था टोटल 50 नंबर का, अली के नंबर है 45 और अहमद के नंबर है 40, तो कौन सा मीन लगाएंगे? अरिथमेटिक या हार्मोनिक है? अरिथमेटिक मीन क्यों? डिनोमिनेटर कांस्टेंट है। तो समझ आइए? हार्मोनिक मीन सबको समझ आ गया बच्चों? अच्छा जी बच्चों, कल आप सब लोगों ने मेरी बुक लेके आनी है ना सबके पास? निकालो जरा, शाबाश। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करें जरा। क्या आंसर है जिसका? सी आंसर है। 18 सॉल्व करें जी। क्या आंसर है जी? ये आएगा।
कांस्टेंट की बात की है उसने? डिस्टिंक्ट से क्या मुराद है? हर एक वैल्यू यूनिक है। 19। हाँ जी, कैसे पता लगा? लॉस की फिगर माइनस में होती है, तो ज्योमेट्रिक मीन माइनस की फिगर को काउंट नहीं कर सकते। यहाँ तक की बात समझ लगी? क्वेश्चन नंबर 23 करें। ऑल ऑफ दीज, यहाँ तक की बात समझ लगी? अच्छा जी, 22। आवाज नहीं आई। इसका पहले मतलब बताओ क्या है? हाँ जी, अरिथमेटिक मीन है? नहीं, हार्मोनिक मीन। क्यों बोला? क्योंकि हार्मोनिक मीन वैसे ही आंसर सबसे छोटा देता है, वैल्यू सेम होने के बावजूद आंसर सबसे छोटा देता है। तो अगर वैल्यू चेंज हो गई तो फिर भी सबसे छोटा अफेक्ट किसके ऊपर आएगा? हार्मोनिक मीन पे आएगा। मतलब डाटा सेम हो, तीनों का आंसर निकाल लें, सबसे बड़ा आंसर किसका आएगा? उसके बाद उसके बाद अगर डाटा बढ़ा दें तो तीनों का आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन सबसे कम आंसर किसका चेंज होगा? हार्मोनिक मीन का हो। नहीं समझ आई? उसने यही कहा लीस्ट अफेक्टेड, सबसे कम अफेक्ट किस पे आएगा? आएगा तो तीनों पे, लेकिन सबसे कम अफेक्ट किस पे आएगा? हार्मोनिक मीन पे आएगा। 26। हाँ जी, है हार्मोनिक मीन बिकम जीरो, ज्योमेट्रिक मीन बिकम जीरो। और बोलो तो सही। नन ऑफ दी। सोचो सोचो सोचो, तो सारा कुछ पड़ा हुआ है क्या? नहीं पड़ा हुआ? क्या अगर कोई वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो हार्मोनिक मीन जीरो हो जाता है? नहीं हो। कैसी बात पड़ी हमने? अच्छा, कोई वैल्यू नेगेटिव होता है तो ज्योमेट्रिक मीन जीरो हो जाता है? वो भी जीरो नहीं होता। वो जीरो कब होता है? जब डाटा में कोई वैल्यू जीरो आ जाए तब वो जीरो होता है। ठीक हो गया? 27। है ना दिस? शाबाश शाबाश शाबाश। ए आएगा। हाँ जी, करेक्ट मीन। कौन सा मीन यूज करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन। क्यों? कैसे पता लगा? रेट के लिए बेस्ट एवरेज कौन सी है? तो समझ आ गया है? क्वेश्चन नंबर 30 करें, शाबाश।
हाँ जी हाँ जी क्या चलेगा जी कैसे ये एफ है और एक्स यहां से निकालेंगे नहीं ये एक्स आपको दिया हुआ समझ आई है नहीं समझ आई इस डाटा से आपने एक्स नहीं निकालना क्योंकि ये तो एज है ये क्या है अगर यहां से आपने एक्स निकाला तो आप बेसिकली क्या निकाल रहे होंगे आप इस एक्स को निकाल के फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सुमेशन से डिवाइड करके जो निकालेंगे वो क्या होगा किस चीज का वो मीन होगा एज का क्यों क्योंकि आप जो एक्स निकाल रहे हैं वो किस चीज का एक्स निकाल रहे हैं एज का तो आप एवरेज एज निकाल रहे होंगे क्या निकाल रहे होंगे लेकिन क्या उसने आपसे एवरेज एज पूछी है उसने तो आपसे एवरेज एज ही नहीं पूछी कौशल आ रही है चलो जी क्वेश्चन नोट करो ये आपका होमवर्क है 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ठीक है जी कहाँ से कहाँ तक करना जी 34 से ये आपका होगा चलो शाबाश
हाँ जी।